Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we'll see our daily current affairs module for 23rd of June. So here is our content list. इसकी PDF आपको एज ऑलवेज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल. ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. प्रेस द बेल आइकन सो दैट कभी भी हम अपडेट पोस्ट करें तो आप तक वो पहुँच जाए. ये है आज की कंटेंट लिस्ट. सबसे पहले हम फोल्ड स्कोप को डिस्कस करेंगे. फोल्ड स्कोप बेसिकली एक पेपर क्लिपिंग से असेंबल्ड एक स्कोप बनाया गया है जिससे आप जो किडनी स्टोन की टेस्टिंग है वो खुद से कर सकते हैं. ओके, पेपर क्लिपिंग्स ये थोड़ा डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, DTI प्रोजेक्ट. तो ये जो प्रोजेक्ट है डैट इज़ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम. इसका ये प्रोजेक्ट है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तीसरा है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ऑफ द LIC. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि LIC के जो स्टेक्स हैं वो पब्लिक कर दिए जाएंगे, उनको शेयर मार्केट में उतारा जाएगा. तो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ऑफ LIC दैट विल सी. नाउ द लास्ट टॉपिक विल बी UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी. तो ये एक ऐसी ट्रीटी है जिससे जो आप एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में आर्म्स का, अगर वो आर्म्स जो हैं वो किसी गलत पर्पज़ के लिए कोई कंट्री यूज़ कर रही है तो वो एक्सपोर्ट्स को हम रोक सकते हैं. ओके, तो वो ये हम देखेंगे. यही 4 टॉपिक हैं आज के. तो लेट्स बिगिन. So our first topic is fold scope. So Indian researchers have explored and validated the clinical utility of fold scope in the diagnosis of disease using various patient samples. तो ऐसा कुछ दिखता है ये fold scope है. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पेपर क्लिपिंग से ही इसको पूरा बनाया गया है. और ये फंक्शन कैसे करता है? तो फंक्शन ये ऐसे करता है कि मान लीजिए ये टेस्ट स्लाइड है. आपको अगर यूरिन टेस्ट करना है तो इसमें आप अपना यूरिन सैंपल को स्मीयर कीजिए और इस फोल्ड स्कोप में रख दीजिए ऐसे. और इसको मोबाइल फ़ोन के उस पर होल्ड किया जा सकता है थ्रू ग्लूज़, और उससे आप अपने कैमरा से खुद एनालाइज कर सकते हैं अपने सैम्पल्स को, क्योंकि तो ऐसा ये वर्क करता है. ना फोल्ड स्कोप इज़ एन अफोर्डेबल ऑरिगेमी बेस्ड माइक्रोस्कोपी डिवाइस कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ पेपर क्लिपिंग्स. ओके, नाउ द डिवाइस कैन होल्ड अ स्पेसिमेन स्लाइड फॉर ऑब्जर्वेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्पेसिमेन स्लाइड है, ये ऐसे इसको होल्ड करके रखेगा यहाँ पर, और इसको आप अपने ही मोबाइल पे माउंट करके इसको चेक कर सकते हैं. And this specimen can be viewed via mobile phone camera attached to it. As I've already told you, आप zoom tool से इसको zoom करके भी देख सकते हैं. And it can be assembled using paper clips as we have seen and mounted on a cell phone. Glue के थ्रू, और एक कपलर होता है, कपलर और ग्लू के थ्रू आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन्स पे माउंट कर सकते हैं. द स्कोप विजुअलाइजेस कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स. कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, और ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं ये मदद करते हैं ये बताने में कि आपको किडनी स्टोन है या नहीं है. किडनी स्टोन, आप इसके थ्रू UTI इन्फेक्शन अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, ओरल ट्रैक्ट जो है आपका उसमें कोई इन्फेक्शन है, या फिर किडनी स्टोन है. ये सारी बीमारियां आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं. सच मॉनिटरिंग कैन इवन बी डन बाय वन सेल्फ. ओके, आप खुद ये देख सकते हैं, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑफिशियल फॉर्मल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपको ये हो रहा है या नहीं हो रहा है. और ये कैसे हेल्प करेगा? तो कुछ लोगों को किडनी स्टोन बहुत रिकरिंग उसमें होता है, बार बार होता है, जिसको हम पथरी कहते हैं. तो आप सर्जरी स्टेज पे ना पहुँचें या आप बहुत एक्सट्रीमली पेनफुल स्टेज पे ना पहुँचें तो उसको रोकने में ये आपकी मदद करेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट फोल्ड स्कोप. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है दिस इज़ गिवन इन द PDF, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट, DTI प्रोजेक्ट. सो नीति आयोग in collaboration with International Transport Forum, as I have already told you above, to launch decarbonizing transport in India project with the intention to develop a pathway towards a low carbon transport system. तो इसका जो एम है वो ये है कि एक लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट. Now the Indian side of the project is carried out in the wider context of the International Transport Forum's Decarbonizing Transport Initiative. ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का एक इनिशिएटिव है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, और इसी के तहत होता है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़. और इस सब टॉपिक के अंदर जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट है ये चलाया जा रहा है. ओके, सो ये एक सबसेट है इस वाइडर प्रोजेक्ट का, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का, विच इज़ कैरिड आउट बाय द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम. नाउ
डिकार्बनाइजिंग होगा बेसिकली, इसमें ट्रांसपोर्ट का जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम किए जाएंगे। एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि कैसे हम अपने कार्बन एमिशंस थ्रू ट्रांसपोर्ट कम कर सकते हैं, और उसी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़, ये जो प्रोजेक्ट है इसके मेंबर्स कौन कौन हैं? इसके मेंबर्स हैं इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को। तो ये डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन एमर्जिंग इकोनॉमीज़ के इतने मेंबर्स हैं। ओके, नाउ द DT is a collaboration between the ITF International Transport Forum, Wuppertal Institute। ये जो आपका जो इनिशिएटिव है डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, दैट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, वुपर्टल इंस्टीट्यूट, ओके, एंड इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, IKI, CI नहीं है, IK, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ द जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट। ये जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री है फॉर एनवायरनमेंट, उसके अंदर है ये इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, वो इसको सपोर्ट कर रहा है, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट। ओके, दिस मस्ट नॉट बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, कोलैबोरेशंस इसके काफ़ी सारे हैं, तो ये आपको याद नहीं रखना है, बस जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। एंड द प्रोजेक्ट एम्स टू डिज़ाइन अ टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ये तो हम सबको पता है कि ये डिज़ाइन करेगा एक टेलर मेड ट्रांसपोर्ट एमिशंस असेसमेंट। आपके जो ट्रांसपोर्ट से जितनी भी एमिशंस निकल रहे हैं उसका असेसमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। ओके, सो दिस वाज नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। सो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम बेसिकली आता है OECD के अंदर, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिस्टम के अंदर। ओके, इसके अंदर ITF आता है, एंड इट इज़ द ओनली ग्लोबल बॉडी विद अ मैंडेट फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, शिपिंग हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवेज़ हो, ये सारे कवर करता है हमारा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। एंड इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक फॉर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इश्यूज़, मतलब आप पॉलिसी अगर आप बनाते हैं काफ़ी सारी, तो उसमें भी ये आपके हेल्प करता है एज अ थिंक टैंक। ओके, नाउ इंडिया हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द ITF सिंस 2008। 2008 से इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का मेंबर है। तो यहाँ इतना ही था ये टॉपिक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर द LIC। सो IPO लॉन्च कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके स्टेक्स को सेल करेगा पब्लिक मार्केट में, ओके, शेयर मार्केट्स में, तो दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। ना गवर्नमेंट हैज़ बीन इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग द IPO ऑफ द LIC विद इन दिस ईयर, इसी साल ये लॉन्च होने वाला है। ओके, सो ये इसको पब्लिक बनाने की अब एक स्कीम है। अभी तो ये गवर्नमेंट ओन्ड है LIC पूरा, अब इसको धीरे धीरे इसके स्टेक्स को सेल करेंगे। ओके, तो LIC बना कब था? तो ये बना था 1956 में, 1956, थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट, और इसने नेशनलाइज किया था इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। इसमें 245 इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज़ को मर्ज कर दिया गया था, और इससे बना हमारा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ LIC इज़ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक मार्केट्स एवरी ईयर, लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक मार्केट। Government securities and stock markets, okay, and it has huge investments in debentures में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। अब अगर गवर्नमेंट इसको बहुत कम भी इसका स्टेक को सेल करती है, तो भी दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इक्विटी सेल। ओके, सो अगर 5 से 10% स्टेक भी LIC का सेल होता है तो भी इट विल गार्नर अराउंड 5000 करोड़। ओके, काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। LIC would have at least one transaction of IPO of a size of at least 5000 करोड़ और a capital market transaction of rupees 15,000 करोड़। 5 से 15,000 करोड़ तक का इसका, अगर आप 5 से 10% भी स्टेक को सेल करते हैं तो आप इतने पैसे इसमें जुटा सकते हैं। ओके, नाउ गवर्नमेंट ने बजट जो 2020-21 का जो बजट था, 2020-21 का बजट, इसी में अनाउंस किया था कि LIC का जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो सेल करेगी गवर्नमेंट। ऑल्सो IDBI जो बैंक है उसको भी सेल करेगी गवर्नमेंट, इसको भी IPO पे वो करेगी।
लॉन्च करेगी। नाउ जो IDBI का सबसे बड़ा ओनर है वो LIC है, वी ऑल नो दिस, ओके। अभी IDBI काफ़ी लॉस में चला गया था, उसके बाद LIC ने उसका और स्टेक्स खरीदे थे टू मेक इट स्टेबल। तो IDBI को भी सेल करेगी, LIC को भी सेल करेगी, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गार्नर अराउंड 90,000 करोड़ रुपीज़, 90,000 करोड़। इतना टोटल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है LIC और IDBI के लिए। और बाकी सोर्सेज से और जो एडिशनल टारगेट है दैट इज़ अराउंड 1.2 लाख करोड़, ओके। सो बाकी सोर्सेज से इतना है, अदर सोर्सेज। एंड LIC और IDBI से 90,000 करोड़ का पैसा जुटाने की गवर्नमेंट की स्कीम है। इस बार जो टारगेट है वो इतना है, ओके। नाउ द गवर्नमेंट हैड अर्लियर लिस्टेड द शेयर्स ऑफ GIC, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस थ्रू IPOs 3 साल पहले जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, इनके IPOs भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे 3 years अगो। तो ये वाइडर प्लान है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का पब्लिक कंपनीज़ में, तो ये उसी से रिलेटेड है। ओवरऑल जो हमारा टारगेट है प्राइवेटाइजेशन का, उससे रिलेटेड चीज़ है ना। बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं सच एन IPO? सो सबसे पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। LIC गवर्नमेंट कंपनी एंड वी ऑल नो दिस कि गवर्नमेंट कंपनीज़ में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, कैसे LIC फंक्शन करता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है उसमें, फाइनेंशियल नंबर्स, ओके, जितना भी है उसकी ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। दूसरा ये है कि जो LIC के इन्वेस्टमेंट्स हैं, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा और उसकी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी, ओके। आफ्टर द IPO जब प्राइवेटाइजेशन हल्का सा हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कहेंगे बट जब इसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी एट लार्ज, तो इसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी ग्रेटर स्क्रूटनी पॉसिबल है। लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। फिर काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हैं LIC का, तो उसका भी लाभ लोगों को मिल सकता है। तो दिस ऑल अबाउट IPO ऑफ द LIC। अब आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे, दैट इज़ UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो चाइना ने ये बोला है कि ये इस ट्रीटी को ज्वाइन करेगा, ओके। नाउ इट इज़ अ मल्टीलैटरल ट्रीटी that regulates the international trade in conventional weapons, not nuclear weapons. You must remember this. सिर्फ conventional weapons हैं इसमें involved. Conventional weapons only. No nuclear weapons. It doesn't regulate the international trade of nuclear weapons. Okay. Conventional weapons के trade को regulate करता है. It entered into force on 4th of December 2014. ना अभी तक 105 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है, वाइल 32 स्टेट्स ने इसको अभी तक साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया हैज़ एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन दिस ट्रीटी। इंडिया के कुछ कंसर्न्स थे तो इंडिया ने वोट ही नहीं किया इस पर, ओके। और व्हाट डज द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी डू? इट रिक्वायर्स द मेंबर कंट्रीज़ टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ वेपन्स। आपने अगर कोई भी ट्रांसफ़र किया है वेपन्स का, किसी को भी सेल किए हैं अपने वेपन्स, तो उसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और अगर क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट्स जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में यूज़ हो सकें या सिविलियंस को अटैक करें, तो उन एक्सपोर्ट्स को आपको रोकना भी पड़ेगा। एंड टू प्रोहिबिट क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट्स दैट कुड बी यूज्ड इन ह्यूमन राइट्स वायलेशन और अटैक्स ऑन सिविलियंस, ओके। नाउ द ट्रीटी वुड इंश्योर दैट नो ट्रांसफ़र इज़ परमिटेड इफ़ देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इज़ लाइकली टू। ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट फुलफ़िल होता है तो ट्रांसफ़र परमिटेड नहीं है, ओके। तो सीरियस वायलेशन अगर होता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का, तो UN चार्टर का वायलेशन होता है, तो अगर जो स्टेटेड आपका रेसिपिएंट है, अगर आपका जो स्टेटेड पॉइंट ऑफ यूज़ है, अगर आप उससे भटकते हो किसी और फंक्शन में उसको यूज़ करते हैं वेपन्स को, तो उसके लिए, और अगर ये रीजनल सिक्योरिटी को एडवर्सली इफेक्ट करता है तो भी प्रोहिबिट हो जाएंगे आपके ट्रांसफ़र्स, ओके। ना इंडिया के कंसर्न्स क्या हैं, ना इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं इसको लेके, दैट वील सी। सो इंडिया चाहता है कि एक बैलेंस ऑफ ऑब्लिगेशंस रहे बिटवीन द एक्सपोर्टिंग एंड द इम्पोर्टिंग स्टेट्स। अभी तक क्या होता है कि इस ATT का कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं है रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द इम्पोर्टिंग स्टेट्स, ओके। अगर मान लीजिए जो इम्पोर्टिंग स्टेट है, मान लीजिए अगर इंडिया ने चाइना से कोई चीज़ खरीदी, अगर चाइना को लगता है कि इंडिया जो कि इम्पोर्टिंग स्टेट है, अगर हमारे वेपन्स को गलत तरीके से यूज़ करना, अगर चाइना को ऐसा लगा, तो चाइना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद कैंसिल कर सकता है। और इसमें पिसेगा कौन? इंडिया,
क्योंकि वो तो इंपोर्ट कर रहा है, उसको तो कोई वो अपना स्टैंड भी नहीं रख सकता और चाइना उसको क्लोज़ कर देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो इंडिया चाहता है कि एक बैलेंस रहना चाहिए एक्सपोर्टिंग स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और इम्पोर्टिंग स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ऑल्सो ATT is weak on terrorism and non-state actors like the पाकिस्तान। तो इंडिया का ये भी कंसर्न है कि दिस इज़ वेरी वीक ऑन टेररिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। तो ये दो जो कंसर्न पॉइंट्स हैं इंडिया के, दीज रन डीप। ओके, यूएस ने हाल ही में अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर खींच लिया है। एज ऑलवेज यूएस काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल ट्रीटीज से बाहर जा रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। इसलिए चाइना सोच रहा है कि अब जब यूएस बाहर जा चुका है तो चाइना का टाइम है डोमिनेट करने का। यही चाइना का एजेंडा था। यहाँ हमारा आजकल डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल कंप्लीट होता है। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा दी है वो सारी PDF में अवेलेबल, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वील मीट टुमारो। ओके, थैंक यू।